अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो अभी रिसेंटली स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम हुए हैं उसमें एक टॉपिक आया था ग्लोबलाइजेशन द एंड ऑफ ऑस्टेरिटी। तो आज हम इस तरह के टॉपिक्स को डील करना देखेंगे। एक सैम्पल एक आउटलाइन लिखी गई है जिसमें डिस्कस किया जाएगा कि एक टॉपिक को कॉज इफेक्ट मॉडल की कंस्ट्रेंट से निकल के कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं और कैसे उसको एक प्रॉपर रिदम में लिखें कि एक मेन हेडिंग्स का भी प्रॉपर रिदम बन रहा हो और जो सब पॉइंट्स हैं उनको भी एक कोहेसिव या एक कोहेरेंट वे में लिख सकें। तो ऐसे की आउटलाइन सबसे पहले लिखी जाती है सीएसएस में। बेसिक रिक्विजिट ये है और उस आउटलाइन में आपकी प्रॉपर डिपिक्शन ऑफ ऐसे होने चाहिए। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन में हम एक थीसिस स्टेटमेंट इंक्लूड करते हैं नेचुरली के मोस्टली जो की जाती है वो इंट्रोडक्शन के एंड पे आपका स्टांस दिया जाता है। तो बेसिकली आउटलाइन में ही आपकी स्टांस की या आपका जो एक टेक अवे है ऑन द गिवन टॉपिक उसको डिपिक्ट करने के लिए थीसिस स्टेटमेंट को इंट्रोडक्शन के नीचे ही आउटलाइन में लिख दिया जाता है ताकि एग्जामिनर को आपका स्टांस क्लियरली नज़र आ जाए फर्स्ट पोर्शन में ही। सो द फर्स्ट थिंग इज कि अगर हम इसकी थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ें, ग्लोबलाइजेशन हैज द पोटेंशियल टू एलिवेट द पैरल्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड ऑस्टेरिटी मेजर्स। तो इसका मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन आपका जो मेन टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन द एंड ऑफ ऑस्टेरिटी, तो इसी पे डायरेक्ट टारगेट किया गया है कि ग्लोबलाइजेशन में पोटेंशियल है इसको खत्म करने के लिए जो पैरल्स या जो नेगेटिविटी या जो नेगेटिव इवल्स जो डोमेस्टिकेटेड ऑस्टेरिटी मेजर जो अभी प्रिवेलिंग है डोमेस्टिक अफेयर्स में, जो अभी ऑलरेडी अप्लाइड हैं डोमेस्टिक अफेयर्स में, ऑस्टेरिटी मेजर्स के इवल्स को खत्म करने की पोटेंशियल है ग्लोबलाइजेशन में। लेकिन हाउएवर इवन विद द सोअरिंग पेनिट्रेशन ऑफ बॉर्डरलेस इंटरेक्शन, अब देखें एक दफा ग्लोबलाइजेशन यूज किया तो नेक्स्ट टाइम बच्चे ने या जो भी एस्पिरेंट है या जो भी कैंडिडेट है वो बॉर्डरलेस इंटरेक्शंस को हाईलाइट करेगा कि ग्लोबलाइजेशन की जगह रिप्लेसमेंट वर्ड्स, एक जगह बॉर्डरलेस इंटरेक्शंस लिखे, एक जगह ग्लोबलाइज्ड वर्ड लिखा, एक जगह ग्लोबलाइजेशन, ताकि एक रिडंडेंसी अवॉइड हो एक एग्जामिनर का या चेकर का इंटरेस्ट मेंटेन रहे। सो सेकंड बात उसने की है कि इवन विद द सोअरिंग पेनिट्रेशन ऑफ बॉर्डरलेस इंटरेक्शन सर्टेन इवल्स ऑफ ऑस्टेरिटी रिमेन डाइल्यूटेड विद इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। कि बॉर्डरलेस इंटरेक्शन या ग्लोबलाइजेशन के बावजूद भी कुछ ऐसे मेजर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे इवल्स हैं ऑस्टेरिटी के जो अभी भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में डाइल्यूटेड हैं, अभी भी उसमें प्रैक्टिस होते हैं। Therefore, इसलिए some buoyant measures may catalyze an impetus, एक ऐसी impulse generate कर सकते हैं to strengthen the case of globalized world containing the remnants of austerity in the process। कि ग्लोबलाइजेशन को फर्दर स्ट्रेंथन करें कुछ ऐसे सॉल्यूशन और ऑस्टेरिटी की जो रिमेनिंग रेमिनेंट्स हैं उनको भी कंटेन करें। सो बेसिकली ये आपका पूरा ऐसे का रिदम को शो कर रहा है कि कैसे आपका ऐसे स्टार्ट होगा कि आपके ऐसे में सबसे पहले आप बताएंगे कि ग्लोबल इवल्स ऑफ ये पैरल्स ऑफ हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स डेफिनेटली, लेकिन उसको कंटेन कर सकता है ग्लोबलाइजेशन। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बढ़ते हुए पॉपुलैरिटी पेनिट्रेशन के बावजूद भी कुछ ऑस्टेरिटी के जो इवल्स हैं वो भी रहते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जिनको हम खत्म कर सकते हैं और ग्लोबलाइजेशन को फर्दर स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं। तो ये थीसिस स्टेटमेंट आपके पूरे ऐसे का रिदम है कि आप कैसे अपना पूरा ऐसे चलाएंगे। नेक्स्ट आप देखें, अब कुछ ओवरव्यू पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं इस ऐसे में। अगर आप देखें तो यहाँ पे दो ओवरव्यू पैराग्राफ्स लिखे गए हैं। फर्स्ट आपका ओवरव्यू पैराग्राफ है, या आप इसको एक स्टार्टिंग पैराग्राफ भी, कनेक्टिंग पैराग्राफ भी कह सकते हैं, कि अनटैंगलिंग दी ऑस्टेरिटी मेजर्स। के ऑस्टेरिटी मेजर्स होते क्या, उनको सिंप्लीफाई किया जाए, उनको एक्सप्लेन किया जाए। इकोनॉमिक पॉलिसीज टू श्रिंक दी वाइडनिंग बजट डेफिसिट। तो सबसे पहले ऐसे के रिदम बनाने के लिए, एक फ्लो बनाने के लिए एक चीज कही गई कि ऑस्टेरिटी होती क्या है, ऑस्टेरिटी को एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन आपके पॉइंट्स देखें कि फ्रेजेस की फॉर्म में, सेंटेंसेस की फॉर्म में नहीं है, बिकॉज फ्रेजेस की फॉर्म में एक लिखी गई चीज ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा फोकस लगती है। सेकंड कंपोनेंट आपका आएगा ऑस्टेरिटी, फ्रॉम ऑस्टेरिटी टू ग्लोबलाइजेशन। ये दो ऐसे कनेक्टिंग पैराग्राफ्स हैं जो लिखे गए हैं ताकि आपके ऐसे के स्टांस को स्ट्रेंथन किया जा सके। फ्रॉम ऑस्टेरिटी टू ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रियलिटी शिफ्टिंग फ्रॉम आइसोलेशन टू इंटरकनेक्टिविटी। कि ऑस्टेरिटी मेजर्स बेसिकली फोकस किस चीज पे होते हैं कि एक स्टेट जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसका फिस्कल मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, जिसकी
बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, उसको रिड्यूस करने के लिए ये सारी चीजें वो कुछ आइसोलेशनरी मेजर्स लगाती है, जिसको डेप्ट भी नहीं मिल रहा होता और डेप्ट पेमेंट में भी इशू हो, ये सारे इश्यूज को कंस्ट्रेंट करने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी लगाती है कि डेप्ट नहीं लेना, आपने एम्प्लॉयमेंट कट्स होते हैं, इस तरह की मेजर्स को ऑस्टेरिटी मेजर्स कहा जाता है। ऑस्टेरिटी मेजर बेसिकली एक आइसोलेशनिस्ट या आप कह सके डोमेस्टिकेटेड प्रैक्टिस है जो कि स्टेट्स प्रैक्टिस करती हैं ताकि वो ये बजट डेफिसिट को टारगेट कर सके। लेकिन इंटरकनेक्टिविटी से कैसे इस चीज की नीड या ऑस्टेरिटी की नीड ही खत्म हो गई है, या कैसे इसकी ऑस्टेरिटी से निकलने वाले जो एवल्स हैं उसको ग्लोबलाइजेशन खत्म कर सकती है। तो बेसिक स्टांस में आपने आए ये दो रिदम वाले पैराग्राफ्स हैं कि सबसे पहले ऑस्टेरिटी को बताया और फिर ऑस्टेरिटी से ग्लोबलाइजेशन की तरफ दुनिया कैसे शिफ्ट हुई वो बताया, ताकि एक प्रॉपर रिदम बने आपकी बात का। जो नेक्स्ट मेन हेडिंग है, जो बेसिकली फर्स्ट मेन हेडिंग है जो डिस्कस की जा रही है, दैट इज द पैरल्स ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर। सबसे पहले बताया गया कि ऑस्टेरिटी के नेगेटिव्स क्या हैं। द पैरल्स ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर वैक्सिंग द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ स्टेट्स, कि कैसे ऑस्टेरिटी मेजर्स के नेगेटिव्स इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ स्टेट को इफेक्ट कर रहे हैं। अब एक पॉइंट लिखा है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। अब आप सिर्फ ये लिख लें इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, तो इससे आपकी एक जो बात कन्वे होती है वो नहीं होनी, वो प्रॉपरली कन्वे नहीं होती अगर आप एक एफिशिएंटली, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, हाउ डू यू लिंक विद द ऑस्टेरिटी में, या ईवल से कैसे लिंक करेंगे, या कैसे वो इकोनॉमिक अफेयर्स को खराब कर रहे हैं। तो आपने उसका लिंकेज अपनी मेन हेडिंग से डैश डल के साथ ही दे दिया कि आइसोलेशनिस्ट जो पॉलिसीज होती हैं ऑस्टेरिटी की और बजटरी कट्स जो करते हैं उससे फाइनेंशियल डाउनटर्न बढ़ता है, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस इंक्रीज होती है, जो स्टैग्नेंट ग्रोथ है वो बढ़ती है। इसी तरह सेकंड पॉइंट इसी मेन हेडिंग को बात साबित करने के लिए लिखा कि फॉर एग्जांपल अब एक इनमें भी रिदम होना चाहिए आपके सब पॉइंट्स में। सबसे पहले ये डाउनटर्न आया, डाउनटर्न से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो इसलिए ये इसके बाद लिखा है प्रॉपर कोहेरेंट वे में कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी, कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और इनइक्वालिटी भी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है कि प्रोलिटेरियट्स जो वर्किंग क्लास होती है, द फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्फ्लेशन, कि आप जो ये चीजें एक फाइनेंशियल डाउनटर्न आता है उससे जो एम्प्लॉयमेंट कट्स होते हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट कट्स किस तरफ स्पेसिफाइड होते हैं वो सिर्फ वर्किंग क्लास में, तो जाहिर है उससे इनइक्वालिटी डिपिक्ट होती है, बिकॉज द फैक्टर्स आर द वर्किंग क्लास, द प्रोलिटेरियट्स। इसी तरह इससे फिर आपका नेक्स्ट बात निकलती है कि आपके अल्टीमेटली ह्यूमन डेवलपमेंट के जो कट्स होते हैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे, आपने बजट कम करना है, द फर्स्ट कंसर्न या फर्स्ट थिंग्स द गवर्नमेंट्स डू इज कट डाउन द ह्यूमन डेवलपमेंट कट, या ह्यूमन डेवलपमेंट का जो पोर्शन है बजट का उसको कट किया जाता है, जिससे क्या होता है सोशल सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स लगते हैं। सेटलिंग यानी कि बर्डनाइजिंग द चांसेस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। तो सबसे पहले बताया कि ऑस्टेरिटी इज नॉट समथिंग गुड, फिर उसको बताया गया कि ग्लोबलाइजेशन ऑस्टेरिटी को रोक सकती है। जो ईवल्स ऑफ ऑस्टेरिटी कर्टेल्ड, यानी कि ये अगेन वही है कि जो ईवल्स है उसको रोकने की पोटेंशियल है ग्लोबलाइजेशन में। आपका जो बेसिक टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन द एंड ऑफ ऑस्टेरिटी। अब इस बात को साबित करने के लिए सब पॉइंट्स दिए गए कि कंट्रोल्ड पॉलिसी ऑटोनॉमी, कि पॉलिसी ऑटोनॉमी यानी कि एक स्टेट है वो अगर यूनिलैटरल डिसीजंस लेती है, एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज लेती है तो अकेली ले सकती थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि पॉलिसी ऑटोनॉमी के इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने वाली जो ऑटोनॉमी थी वो कम हो गई है, कंट्रोल्ड हो गई, उस पर लिमिट्स लग गए हैं, क्योंकि स्टेट इंटेगलमेंट्स हैं, स्टेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल चाइना पाकिस्तान अगर कोई इकोनॉमिक मेजर्स ले जो डायरेक्टली चाइनीज इंटरेस्ट या सीपेक को इफेक्ट करे, सो चाइना वोंट लेट पाकिस्तान डू दिस, तो चाइना इसको नहीं करने देगा। इसलिए स्टेट इंटेगलमेंट्स है, स्टेट्स के जो रिलेशंस हैं वो यूनिलैटरल पॉलिसी मेकिंग को रोक रहे हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जाहिर है कि स्टेट्स में हो रही है। एक ग्लोबलाइजेशन का बेसिक एक्सपेक्ट ही ये था, जिससे ये निकल इंटरकनेक्टेड विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमी, इकोनॉमिक इंटेगलमेंट है, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं जो बढ़ रहे हैं, बॉर्डर्स के नेगेशन है और फ्री ट्रेड है। तो अब मार्केट एक्सेस, जाहिर है कि जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुई तो मार्केट एक्सेस है, जिससे बजटरी बैलेंस एस्कॉर्ट हो रहा है, यानी कि उसको लीड कर रहा है मार्केट एक्सेस। किसकी तरफ लीड हो रहा है? बजटरी बैलेंस। जाहिर है कि आपको मार्केट ज्यादा मिलेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से बजट बैलेंस में होगा आपकी, जब रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा होगी। कैपिटल मोबिलिटी होती है, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, जिससे फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, जिसकी वजह से ऑस्टेरिटी की नीड नहीं रहती। ऑस्टेरिटी इज बेसिकली फोकस्ड अपॉन
बजट डेफिसिट कि आप डेट पेमेंट नहीं कर सकते, आपके पास इन्फ्लक्स ऑफ करेंसी सही नहीं है, स्टेबल करेंसी नहीं है, कुछ भी, तो उसके लिए आप ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाते हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी कि जो आपकी इकोनॉमी को स्टेबल करें, तो इससे वो चीज की जरूरत ही नहीं रह जाती। इस तरह सोशल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी स्टेट्स को लेनी पड़ती हैं। इंटर स्टेट स्पिल ओवर इफेक्ट्स एमनेटिंग फ्रॉम बॉर्डरलेस इंटरेक्शंस, कि आपके फॉर एग्जांपल दो स्टेट्स अगर कनेक्टेड हैं तो उनके सोशल कनेक्टिविटी भी एक मेजर कंपोनेंट है ग्लोबलाइजेशन का, और पॉलिटिकल कनेक्टिविटी भी। जाहिर है कि एक कंट्री की पॉलिसीज अब बाकी कंट्रीज पे जा रही है, जैसे यूएसए की पॉलिसीज थी जो इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, और ऐसा ऐसा एक्सपेंड हुई। इस तरह चाइना की जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी जो करंट स्टेट्स आर टेकिंग इट एज अ लेसन, उसको भी एक्सपेंड करें। सोशल इंटरेक्शन से वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर्स हो रही है, ये सारी चीजें, यानी कि आपके लोग भी कनेक्टेड हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बन रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बॉर्डरलेस इंटरेक्शंस की वजह से, ग्लोबलाइजेशन का रिप्लेसमेंट वर्ड। सॉर्टिंग यूनिलेटरल इकोनॉमिक मेजर्स, तो इससे भी आपकी इकोनॉमिक मेजर यूनिलेटरल है, जो वो अकेले आप लेंगे तो उसको वो ये चीज भी रोकेगी। इसी तरह नेक्स्ट आपकी मेन हेडिंग बनाई गई। एक तो अब तो ये मेन हेडिंग बनी कि ग्लोबलाइजेशन कैन स्टॉप ऑस्टेरिटी मेजर्स, ये स्टेट्स को ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने से रोकेंगी। लेकिन हमने शुरू में बात की कि ऑस्टेरिटी के काफी ईवल्स भी हैं, पहले तो बताया ऑस्टेरिटी क्या है, तो ऑस्टेरिटी तो रुक गई, अब ऑस्टेरिटी के ईवल्स भी ग्लोबलाइजेशन खत्म कर सकती है। अ वर्ल्ड स्टेट बिकमिंग पोस्टर चाइल्ड फॉर सक्सेस एंड स्टेबिलिटी, के ग्लोबलाइजेशन से पैरल्स ऑफ ऑस्टेरिटी खत्म हो रही है, जिसकी वजह से एक इसका फॉर एग्जाम्पल पॉपुलैरिटी बढ़ी है। इसका यह मतलब है कि वर्ल्ड स्टेट यानी कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड पोस्टर चाइल्ड बन रहा है, यानी कि एक डिपिक्शन बन रही है सक्सेस की और स्टेबिलिटी की, एक शोकेस करने के लिए। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने इकोनॉमिक स्टैग्नेशन या अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी ईवल्स पे, तो फाइनेंशियल स्टैग्नेशन को जो ऑस्टेरिटी से निकल रही है, एमनेटिंग फ्रॉम ऑस्टेरिटी, डिमिनिश्ड बाय द कैपिटल फ्लो एंड द रिजल्टेंट ग्रोथ, कि वो कैपिटल फ्लो और से खत्म हो जाती है और इसकी वजह से फिर ग्रोथ होती है। इसी तरह नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयमेंट बीइंग शफल्ड बाय स्टेट कनेक्टिविटी, की एम्प्लॉयमेंट को स्टेट कनेक्टिविटी से जनरेट हो रही है एम्प्लॉयमेंट, पुटिंग अ वेल ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन आइसोलेटेड नेशंस, के वो आइसोलेटेड नेशन में के ऊपर वेल यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को ढांप रही है, रोक रही है, जो आइसोलेटेड या ऑस्टेरिटी मेजर्स को फॉलो करने वाली नेशन। तो यहां तक अभी आपके सारी टॉपिक पे ही आई कि ऑस्टेरिटी क्या है, ऑस्टेरिटी से ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव हो रहे हैं, लेकिन ऑस्टेरिटी के काफी ईवल्स है। अब ग्लोबलाइजेशन में पोटेंशियल है कि वो उस ईवल्स को रोक सके, ऑस्टेरिटी को रोक सके और फिर उसके ईवल्स को भी रोक सके। लेकिन फिर एक और पॉइंट आ जाता है कि स्पिल ओवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब जाहिर है कि ये उसके ऊपर लिंक नहीं है, ग्लोबलाइजेशन से ये डायरेक्टली जनरेट नहीं होते, लेकिन स्पिल ओवर्स हैं कौन से, क्लाइमेट चेंज और टेररिज्म, जो ट्रांसनेशनल इश्यूज हैं, इससे भी स्टेट कॉपरेशन बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही है, एड्स बढ़ रही है, तो कंट्री को ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फर्दर थॉटिंग दी ऑस्टेरिटी थ्रू स्टेट कॉपरेशन एंड एड्स। तो अब देखें कि कैसे एक पॉइंट्स की सेपरेशन की गई। अब बच्चे क्या करते हैं कि मेन हेडिंग बनाते हैं, उसमें 15 पॉइंट लिख दी और ऐसे हो गए। आपने ऐसे को ब्रेक करना, एक प्रॉपर फ्लो में आपका ऐसे जाए, प्रॉपर रिदम में आपका ऐसे जाए। हम पहले पूरी आउटलाइन डिस्कस करके रिदम को डिस्कस करते हैं। ओके, द रेमिनेंट्स ऑफ ऑस्टेरिटी स्टिल डाइल्यूटेड विद इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब ये ऑस्टेरिटी के जो रेमिनेंट्स हैं, जो अभी भी इसके जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं, वो अभी भी नजर आते हैं। जैसे आईएमएफ है, आईएमएफ ऑस्टेरिटी मेजर्स को अभी भी पुश कर रहा है। फॉर एग्जांपल आईएमएफ सबसे पहले क्या कहता है, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करें, आप अपने टैक्सेस बढ़ाएं, रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ाएं, बजट डेफिसिट कम करें, करेंसी को डीवैल्यू करें, इस तरह की चीजें, एक्सपोर्ट बेस बढ़ाएं, इंपोर्ट बेस कम करें, ये ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं बेसिकली। तो आईएमएफ उसको पुश कर रहा है, ये अभी भी ग्लोबल पॉलिटिक्स का पार्ट है मेजर। इसी तरह नेक्स्ट है आपका द राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड द कोविड इफेक्ट। So the rise of protectionism and the COVID effect marked the return of austerity measures। अब देखिए, जब प्रोटेक्शनिज्म का क्या मतलब है कि स्टेट कनेक्टिविटी को कम करने की तरफ फोकस्ड होती हैं, स्टेट्स क्या करती हैं, फ्री ट्रेड को रोकती हैं, टैरिफ्स अप्लाई करती हैं, यानी कि सेल्फ ग्रोथ पे ज्यादा फोकस हो जाती हैं। सो दैट अगेंस्ट ब्रिंग बैक द मेमोरीज ऑफ ऑस्टेरिटी। सिमिलरली कोविड इफेक्ट क्या था, कोविड में बॉर्डर्स बंद हो गए, जिसकी वजह से अगेन
स्टेट्स को रियलाइज होता है कि वी आर ऑन द वीकर साइड ऑफ द सप्लाई चेन, हम सप्लाई चेन के जनरेटर्स नहीं है, हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से अगेन दे आर फोकस्ड अपॉन द सेल्फ ग्रोथ। तो ये अगेन रेमिनेंट्स अभी एग्जिस्ट करते हैं। फिर एक एडिशनल बात की गई जो कि टॉपिक से तो लिंक्ड है, लेकिन उसमें दोनों एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन भी, ऑस्टेरिटी भी। सो इनइक्वालिटी ट्रांसेंडिंग टू सोशल चैज़म, बोथ ग्लोबलाइजेशन एंड ऑस्टेरिटी कैटलाइजिंग इनइक्वालिटी। ग्लोबलाइजेशन से भी इनइक्वालिटी बढ़ती है, स्टेट इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी के कॉर्पोरेशंस या प्राइवेट बिजनेस ओनर्स आर ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, बट द वर्किंग क्लास और द low class is being affected by this, they are becoming more and the world is becoming more and more unequal। जैसे कैपिटलिज्म है, कार्ल मार्क्स है, ये सब थे जो मार्क्सिज्म की क्लेम्स है, नियो मार्क्सिज्म या मार्क्सिज्म के। ओके, जनरेटिंग एन इम्पेटस के एक ऐसा इम्पल्स जनरेट की जाए, एक ऐसी चीज जनरेट की जाए टू स्ट्रेंथन, जिससे ग्लोबलाइजेशन भी स्ट्रेंथन हो और रेमिनेंट्स ऑफ ऑस्टेरिटी भी कंटेन हो। तो सबसे पहले एक रिकमेंडेशन है, दिस कैन वेरी, आप कोई भी लिख सकते हैं पॉइंट्स, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेबर मोबिलिटी इनटू बॉर्डर्स, ensuring the reach of globalization towards proletariat class या proletariats to reduce inequality। लेबर मोबिलिटी की इंश्योर किया जाए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन डजंट अप्लाई टू लेबर्स। आप स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बिजनेसेस जा रहे हैं, बट नॉट लेबर्स। लेबर आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। पाकिस्तान का कोई या इंडिया की कोई जो थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स हैं, डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उनकी कोई भी ये जो इंडिविजुअल्स हैं या लेबर्स हैं आमतौर पे, वो मूव नहीं कर सकते फ्रीली, उनको अलाउ नहीं किया जाता। इस तरह ग्लोबल वॉचडॉग किया जाए, जिससे इंटीग्रेट करें, नॉट आइसोलेट, कि आइसोलेट नहीं करना, इंटीग्रेट करना है स्टेट की इकोनॉमी को, जैसे IMF आइसोलेट कर रहा है, तो उसको इंटीग्रेट करें ग्लोबल स्ट्रक्चर में, ग्लोबल डायनामिक्स में, ताकि वो एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बने रादर देन एन आइसोलेशन स्टेट। तो अब अगर हम देखें कि हमारी मेन हेडिंग्स के रिदम को, सबसे पहले ऑस्टेरिटी क्या है, ऑस्टेरिटी से कैसे ग्लोबलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो पैरल्स ऑफ ऑस्टेरिटी क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑस्टेरिटी को रोक रही है, ग्लोबलाइजेशन ईवल्स ऑफ ऑस्टेरिटी को भी रोक रही है। ईवल्स ऑफ ऑस्टेरिटी से स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है या क्लाइमेट चेंज इंटरेक्शन, वो भी आपकी ऑस्टेरिटी को रोक रहे हैं। लेकिन अभी भी ऑस्टेरिटी की कुछ चीजें बाकी हैं, और एक चीज है जो ग्लोबलाइजेशन और ऑस्टेरिटी दोनों नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही हैं, दैट इज इनइक्वालिटी। तो उनको रोकने के लिए हम ये स्टेप्स कर सकते हैं। तो ये आपकी तकरीबन 10 मेन हेडिंग्स हैं। दिस इज नॉट अबाउट द मेन हेडिंग, ये आपकी एक प्रॉपर रिदम है, मेन हेडिंग्स नहीं है। इसको आप कह लेंगे दिस इज ब्रेक डाउन ऑफ योर एसे। हम ट्रेडिशनल एक फिक्स करते करते चीजें काफी ऐसी चीजों पे स्टक हो जाते हैं कि वी डू नॉट रियलाइज कि हम एक ही छुरी से सारे एसेज को काटने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। तो एसेज अबाउट क्रिएटिविटी, आप उसको कितना डाइवर्स करें, और आपकी मेन हेडिंग में प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। सिमिलरली जैसे हम सब पॉइंट्स पे फ्लो बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मेन हेडिंग्स को हम सिंपल लिखते हैं जी ये कॉजेज हैं, ये इफेक्ट्स हैं। अब एक बच्चा इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकता था, ग्लोबलाइजेशन द एंड ऑफ ऑस्टेरिटी। तो ग्लोबलाइजेशन, एक बच्चा लिखता ऑस्टेरिटी क्या है, उसके 3-4 पॉइंट्स बना देता, फिर कहता है ग्लोबलाइजेशन क्या है, 3-4 पॉइंट्स बना देता, फिर लिख देता ग्लोबलाइजेशन इज एंडिंग ऑस्टेरिटी, उसके 5, 6, 7, 8 पॉइंट बना के कंक्लूड कर देता। सो दैट ऐसे वोंट पास, जाहिर है, क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी नहीं है, उसमें आपने जस्टिस नहीं किया टॉपिक के साथ। आप ऑस्टेरिटी को अकेला लिख देंगे तो वो भी नेगेटिव है, आप ग्लोबलाइजेशन को अकेला लिख देंगे वो भी, क्योंकि ना आपका टॉपिक ग्लोबलाइजेशन है ना आपका टॉपिक ऑस्टेरिटी है। दिस इज योर होल टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन द एंड ऑफ ऑस्टेरिटी। आपकी सारी चीजें इस पे फोकस होनी चाहिए, आपका ऐसे इस पे फोकस होना चाहिए। अब मेन हेडिंग्स का रिदम हमने देखा, तो उसी से ये थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाती है, जो आपकी ऐसे को एग्जैक्टली डिपिक्ट करे, एक उसकी मिरर इमेज दे कि आपके ऐसे का रिदम कैसे जाएगा। हमने मेन हेडिंग सारी पढ़ी, डिटेल से डिस्कस की। इसको डिटेल से डिस्कस करने का यही मकसद था कि हम देखें कि ग्लोबलाइजेशन हैज द पोटेंशियल टू एलिविएट द पैरल्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड, के उसमें हमने ये बात की कि पैरल्स हैं, उसको ग्लोबलाइजेशन खत्म कर सकता है, ग्लोबलाइजेशन ऑस्टेरिटी को रोक सकता है। लेकिन वो बॉर्डरलेस इंटरेक्शन के बनने के बावजूद भी ऑस्टेरिटी अभी भी डाइल्यूटेड है, जो हमारी आगे 7th मेन हेडिंग थी, हमने वो भी देखी कि अभी भी ऑस्टेरिटी के कुछ रेमिनेंट्स हैं, लेकिन उनको भी
कंटेन कर सकते हैं, किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और ग्लोबलाइजेशन को भी फर्दर स्ट्रेंथन किया जा सकता है, जो इसकी इनइक्वालिटी जनरेट हो रही है उसको भी हम खत्म कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक है। इस तरह आपका ये पूरी बात साबित हो जाती है एक पूरे रिदम से कि खत्म कैसे करना है। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग यूनिक, दिस इज समथिंग दैट द एग्जामिनर्स क्रेव्स, कि वो एग्जामिनर ऐसे चाहते हैं कि इस तरह का कोई पेपर आए, या इस तरह के जो रेलेवेंट भी हो, जिसका क्लैरिटी हो स्टांस की, जिसमें रिदम हो, फ्लो हो प्रॉपर बातों का, जिसकी समझ आए। एक आउटलाइन ही आपकी इतनी स्ट्रांग है तो जाहिर है कि आपके पैसेजेस इसी रिदम में होंगे। आउटलाइन से ही आपकी कोहेरेंस, कोहेसिवनेस, या जो भी आप उसको नाम दे लेते हैं, फ्लो होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो भी नाम दे ले, वो आपकी आउटलाइन ही डिसाइड करती है। आप आउटलाइन में ही नहीं उसको फ्लो में रखेंगे तो पैराग्राफ्स में कैसे लिख सकेंगे? तो आउटलाइन इज द फर्स्ट इंप्रेशन, इसी से इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, इसी से पैराग्राफ्स आगे जनरेट होते हैं, इसी से आगे हर चीज पूरी रिदम होती है एंड तक, कंक्लूजन तक। और इस सारी आउटलाइन की डिपिक्शन एक आपकी इंट्रोडक्शन में आती है एट अ लार्जर स्केल, और सारी मेन हेडिंग की डिपिक्शन आपकी थीसिस स्टेटमेंट में आती है, अगर हम बहुत ही सिंपलिस्टिक व्यू में इसको देखें। सो होप सो दिस विल बी हेल्पफुल। एक चीज़ आई थी, जो CSS 2024 के एग्ज़ाम्स हैं वो करीब आ रहे हैं, सो दैट्स वाई मैंने जो स्टूडेंट्स हैं, जो देखते हैं या जो इंटरेस्टेड हैं, वो इसको देख सकें, सीख सकें। एक भी अगर सोल इफेक्ट होती है, सो दैट इज समथिंग पॉजिटिव दैट वी हैव डन। So thank you all for watching. Jazakallah.